मेरी समझ ये है कि 3 पुरानी सभ्यताएं हैं। यांगत्जी नदी के किनारे चीनी सभ्यता, मिस्र, मेसोपोटामिया, यूफ्रेट्स, टिग्रिस नदियां, और भारतीय सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है। मुझे जानकारी नहीं है और मैं इसे ऐसे संदर्भ में नहीं रखना चाहता जो अंतर्राष्ट्रवादी या कुछ और लगे। मुझे नहीं पता कि दूसरी 2 सभ्यताओं में से कोई वैसी सफल हुई है जैसी हमारी सफल हुई है। और मैं इसलिए नहीं कि आप आज शाम हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप वाराणसी जैसे शहर को लें जो 1000 साल पुराना शहर है। 1000 नहीं सर, नहीं, और भी पुराना। देखिए, आदि योगी शिव के समय में वो वाराणसी काशी जाना चाहते थे। तो अगर वो काशी जाना चाहते थे, उनका दौर, उसको लेकर काफी वाद विवाद होता है, लेकिन ये 15,000 से कम पुराना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं 1000 से मेरा मतलब इस मायने में नहीं था कि मैं 1000 पर सीमा लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो संरचनाएं हैं अभी जो आप देख रहे हैं वो 1000 साल पुरानी है, लगभग 1000। हाँ। मैंने कहा कि आप इसे स्मार्ट सिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर संरचनाएं 1000 साल पुरानी है। ये वाकई स्मार्ट है। नहीं, ये स्मार्ट है, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी इमारतें बना सकते हैं जो 1000 साल तक टिकें, तो आप स्मार्ट हैं। मेरी चिंता ये है कि उदाहरण के लिए अगर आप कहीं भी स्मार्ट शहर बनाना चाहते हैं, अगर ये क्षेत्र आधारित विकास है, जैसे मान लीजिए कि कोई नया शहर या नई दिल्ली, तो आप एक इलाका लेते हैं, सीमाएं निर्धारित करते हैं वगैरह। वहां आप हर चीज जैसे तकनीक का उपयोग हो, वो टिकाऊ हो, इकोलॉजी और इसी तरह दूसरी चीजों को स्मार्ट बनाते हैं। पर यहां हम खुदाई नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक बड़ी चिंता थी कि आप किसी जगह खोदें, आप कहीं खुदाई करें और वहां कीमती चीजें हों। तो जब माननीय प्रधानमंत्री उस आस्था गलियारे का निर्माण कर रहे थे, मुझे याद है कि प्रेस में मेरे कुछ मित्र, वो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, वो कहते थे वो इतना जोखिम भरा काम कर रहे हैं कि ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, अपनी राजनैतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं। जब ये काम पूरा हो गया तो मैं वहां गया, कुछ नहीं हुआ। एक जगह से दूसरी जगह कोई विनाश नहीं हुआ, आपको विश्वास है और आपको अपनी क्षमता पर भरोसा है। इसी कारण आप एक ऐसे शहर को चुनने में सक्षम हैं जो 15,000 साल पुराना है या उससे कम है, और आज आप इसे एक आधुनिक स्मार्ट सिटी का रूप दे रहे हैं। दुनिया में और कहाँ ऐसा किया गया है? मैं इसे अलग तरीके से देखना चाहूंगा। काशी में अभी जो कुछ हुआ है वो एक महान आशीर्वाद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कम से कम जाने के लिए वहां एक अच्छी जगह तो है। मैं पहली बार काशी सिर्फ 12 साल पहले गया था, क्योंकि मैं कभी किसी आध्यात्मिक स्थान की तलाश में नहीं गया था। मेरे लिए अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो मेरा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। मुझे कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। मैं कभी किसी तीर्थ स्थल या ऐसी किसी जगह नहीं गया। 12 साल पहले मैं गया था क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा और सुना था, तो मैं देखना चाहता था। तो जब मैं वहां गया और कई कारणों से, वो वाकई एक अनुभव था। तो मीडिया ने आकर मुझसे पूछा, आप क्या सोचते हैं, आप पहली बार काशी आए हैं, आपको कैसा लगा? मैंने कहा काशी शानदार है और गंदी है। वो बोले, आप कह रहे हैं ये गंदी है? मैंने कहा हाँ, ये शानदार और गंदी है। अगर आप गंदगी हटा दें तो ये सिर्फ शानदार होगी। सौभाग्य से आज ऐसा काफी हद तक हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह हो चुका है, पर महत्वपूर्ण रूप से हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शहर के स्मार्ट होने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि काशी एक ऐसी जगह थी जहां हमने वाकई स्मार्ट लोगों का निर्माण किया। आखिरकार लोगों को स्मार्ट होना चाहिए। शहर स्मार्ट हैं, फोन स्मार्ट हैं, पर मूर्ख लोग, तो आप उनका क्या करेंगे? उन्हें एक स्मार्टफोन पकड़ा दो। देखिए, क्योंकि आमतौर पर हम किसी चीज या व्यक्ति को तभी स्मार्ट कहेंगे जब वो हमसे ज्यादा स्मार्ट होगा, है ना? आप कहेंगे ये एक स्मार्टफोन है क्योंकि ये कुछ तरीकों से आपसे ज्यादा स्मार्ट है। आप कहेंगे कि ये आदमी स्मार्ट है क्योंकि आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वरना आप उसे स्मार्ट नहीं कहेंगे। अगर वो आपसे कम स्मार्ट हो तो आप कहेंगे कि वो मूर्ख है ना? मैं इसे इस मायने में इस्तेमाल कर रहा था कि नहीं, मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। मैं कह रहा हूं ये उनमें से एक है। मैंने वास्तव में प्रधानमंत्री से ये कहा है, आप देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ, लेकिन काशी एक ऐसी जगह है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा, हमेशा के लिए। 1000 साल बाद भी अगर आप आएंगे
तो इस गलियारे को खोलना एक ऐसी चीज है जिसका उत्सव हमेशा मनाया जाएगा। आपने आस्था शब्द का इस्तेमाल किया। मैं खुद को आस्था से अलग करना चाहता हूं। आस्था एक बहुत ही मध्य पूर्वी शब्द है जो पूरी दुनिया में फैल गया है। यहां हमने हमेशा जानने को महत्व दिया है। हमारा प्रयास जानने का है, मानने का नहीं। ये मानने वालों की भूमि नहीं है, ये साधकों की भूमि रही है हमेशा से। देखिए, हजारों सालों से हम पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अलेप्पो शहर 8000 साल पहले बनाया गया था। वो शहर भारतीय व्यापारियों पर लगाए गए टैक्स या उसकी कीमत के आधार पर बनाया गया था। उससे उन्होंने एक पूरा शहर बना लिया। टैक्स शहर, ये भारतीयों के लिए टैक्स गेट था। जरा सोचिए कि टैक्स के आधार पर एक पूरा शहर बनाने के लिए कितना व्यापार हुआ होगा। शुरुआत में वो डाकू थे जो उन्हें लूट रहे थे, फिर उन्हें होश आया, लूटने और व्यापार को नष्ट करने का क्या मतलब है। सबसे अच्छा होगा कि उन पर टैक्स लगाया जाए। उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। जनजातियों के बीच उन्होंने टैक्स लगाना सीखा और टैक्स से उन्होंने बड़े शहर बनाए। पलमायरा और अलेप्पो दोनों इसी तरह बनाए गए थे। ये मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प यात्रा थी। मैं बेरूत से दमिश्क तक गया और आपको पता है कि इराकी सीमा और वो सारी जगहें, क्योंकि मैं उस भारतीय मार्ग से जाना चाहता था जहां वो गए थे। ये बहुत अविश्वसनीय है कुछ चीजें तो। ये सीरिया युद्ध से पहले की बात है? उससे ठीक पहले ही। ठीक पहले। अब वही अलेप्पो, अगर अब आप इसे देखेंगे तो आपके आंसू आ जाएंगे। उन्होंने इसे मलबे में बदल दिया है। ये कितना सुंदर शहर था। तो जब मैं इस तरह की यात्रा करता हूं तो ये संबंध, यहां तक कि आनुवांशिक संबंध भी बड़ा मजबूत है। क्योंकि जब लोग व्यापार के लिए यात्रा करते थे, जब आप 3000-4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो हर कोई वापस नहीं आएगा, है ना? हर कोई वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई हवाई जहाज की सवारी नहीं है। आप चले जाते हैं और शायद आपको वहीं पत्नी या पति मिल जाए और आप वहीं बस जाएं। ऐसी चीजें होती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहां के चरवाहे और मध्य प्रदेश के चरवाहे बिल्कुल एक जैसे लोग हैं। आप भारत में देखेंगे चरवाहे जो इन बकरियों और भेड़ों को दक्षिण भारत लाते हैं और हर साल वापस आते हैं, यही उनका रूटीन है। अब ये काफी कम हो गया है। पहले वो पैदल चलते थे। मैं बहुत रोमांचित होता था। ये लोग मैसूर के पास मेरे खेत में आकर डेरा डालते थे। मैं एक बहुत ही दूर दराज के खेत में रहता था। तो ये लोग 2000-3000 भेड़ों के साथ आएंगे। इन 2000-3000 भेड़ों की बहुत कीमत होती थी। सिर्फ 2 लोग होते थे। हर समय वो खंजर लेकर चलते थे। मैं इन लोगों से बहुत प्रेरित था, क्योंकि मैंने ट्रैकिंग की है। मैं अकेला जंगलों में रहा हूं। मैं बिना किसी बाहरी सहायता के, बिना भोजन के, बिना किसी चीज के अकेले कहीं भी जीवित रह सकता हूं। मैं जंगल में जीवित रह सकता हूं। लेकिन ये लोग इतने व्यवस्थित थे। हर दिन नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो पहले 3 दिनों तक 12 से 15 छोटे बच्चों को लेकर चल रहे हैं और फिर जब वो चलने लगते हैं तो वो उन्हें नीचे रख देंगे और वो चलने लगेंगे। अगर वो 2 रातों के लिए आपके खेत में आकर रुकते हैं तो आपका खेत पूरा खाद से भर जाता है। हाँ, ये एक अविश्वसनीय बात है। वो इसी तरह यात्रा करते थे। तो उनकी आंखों में हमेशा एक पीले रंग का छल्ला होता था। और मैं सीरिया जाता हूं और गाड़ी चला रहा हूं और मैं एक बकरियों के झुंड को इस तरह जाते हुए देखता हूं और वो मेरी तरफ देखता है। पीले रंग का छल्ला। मैं वहीं रुक गया। मैं उसके पास गया। मेरे साथ एक लेबनी व्यक्ति था और उसने बात करनी शुरू की और पूछा कि वो कहाँ से है, क्या है और ये सब। तो हमने पूछा, क्या आप भारत से हैं? क्या आपने कभी ये कहानियां सुनी हैं? उसने कहा, नहीं, मेरे पूर्वज भारत में बुद्धिमान लोगों से मिलकर वापस आने की बात करते थे, लेकिन हम भारतीय नहीं हैं, हम सीरिया से हैं। लेकिन बिल्कुल वही छल्ला, पीले रंग का छल्ला। तो आनुवांशिक रूप से भी हजारों सालों से ऐसा आदान प्रदान हो रहा है। तो इन सब में लेबनान में बालबेक मंदिर एक ऐसी जगह है जहां 4300 साल पहले, और हर लेबनी बच्चा इस बारे में पढ़ता है कि भारतीय श्रमिक, भारतीय मूर्तिकार, भारतीय हाथी आए और बालबेक मंदिर बनाने के लिए काम किया। कुछ आधारशिलाएं 400 टन की हैं। हाथी उन्हें पहाड़ी पर लेकर आए और यह काम किया। और मध्य पूर्व में हाथी कहाँ हैं? पश्चिम एशिया में। वो भारतीय हाथी हैं जो वहां गए और काम किया। लेकिन हमारे बच्चों को इसके बारे में कभी नहीं बताया गया, क्योंकि हम अपने लोगों द्वारा किए गए किसी भी महान कारनामे के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? तो जब ये चीजें हो रही थीं, तब उस समय भी
उन्होंने हमें हिंद कहा। आज भी, क्योंकि हिंदुस्तान का संक्षिप्त शब्द हिंद है, Even today, there are thousands of women, both in Lebanon, Syria and even some in Israel. आज भी लेबनान, सीरिया और यहाँ तक कि इजराइल में भी हजारों महिलाएं हैं जिनका नाम हिंद है। पहला नाम हिंद है। हिंद नाम रखना इसलिए फैशनेबल है क्योंकि हर किसी की आकांक्षा होती थी कि वो उस जादुई देश में जाएं जो अमीर, धनी, समृद्ध, बुद्धिमान और सबसे बढ़कर उनके पास ज्ञान था, इतना गहरा ज्ञान था। तो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है, मानना नहीं। एक समय में हम राजनीतिक रूप से इस देश में 600 से ज्यादा राष्ट्र थे, लेकिन फिर भी बाहर के लोग हमें एक राष्ट्र के रूप में देखते थे क्योंकि ये एकमात्र ऐसा देश था। हम अकेले ऐसे विचित्र जीव थे जिनके पास कोई विश्वास प्रणाली नहीं थी। हम किसी एक सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, हम खोज में विश्वास करते थे कि आपको खोजना चाहिए, आपको जानना चाहिए। बस यही है, बस वही है का अस्तित्व नहीं था। यहां तक कि जब दिव्य सत्ताएं भी इस देश में आईं, तब भी उन्हें सिर्फ विवाद ही मिला। वो हमें कभी धर्मादेश नहीं दे पाए। देखिए, आदि योगी शिव आते हैं, उनकी पत्नी उन्हें सवालों से, अनगिनत सवालों से परेशान करती हैं। कृष्ण आते हैं, वो अपने समय में भी एक लोकप्रिय आदमी हैं, लेकिन वो असल में सिर्फ एक व्यक्ति से ही गहन चीजें कहने की हिम्मत करते हैं और वो व्यक्ति सैकड़ों सवाल लेकर आता है। तो कोई भी धर्मादेश कभी संभव नहीं था क्योंकि ये खोजने वालों की भूमि रही है। हमने कभी किसी चीज को माना नहीं। इस सांस्कृतिक राष्ट्र और बाकी दुनिया के बीच यही बुनियादी अंतर है। हम मानने वाले लोग नहीं हैं। जिज्ञासा की भावना। हम खोजी लोग हैं, हम जानना चाहते हैं। तो इस किताब में कहा गया है, किसी ने कहा है, राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन तब भी हमें अपना सत्य जानना है। यही हमारे अस्तित्व का आधार है। हमें इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। काशी आस्था का स्थान नहीं है। काशी लोग इसलिए गए क्योंकि ये जानने का स्थान था। यही कारण है कि लोग वहां गए। काशी ने दुनिया भर से लोगों को आकर्षित किया। उस समय की ज्ञात दुनिया से लोग इसकी तलाश में आए क्योंकि ये शायद नहीं बल्कि सीखने और जानने का यही एक स्थान था। उस समय धरती पर कहीं भी ऐसा दूसरा कोई केंद्रित स्थान नहीं था, तो इसने स्वाभाविक रूप से आकर्षित किया। मार्क ट्वेन द्वारा काशी को परिभाषित करने का तरीका मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा, यह किंवदंतियों से भी पुराना है। ये तब था जब रोम के बारे में सोचा भी नहीं गया था। ये तब था जब मिस्र का अस्तित्व भी नहीं था। ये उनसे बहुत पहले से है। अगस्त्य मुनि ने एक सुंदर कविता लिखी है। तो अगस्त्य मुनि और कुछ सप्तऋषि आदि योगी के साथ काशी में हैं। ऐसे शहर में रहने के बाद जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं था, उन्होंने इस शहर की प्रशंसा की। दुनिया में इसके जैसा कोई स्थान नहीं है और ऐसी ही दूसरी बातें। फिर आदि योगी कहते हैं, अगस्त्य मुनि से कहते हैं, तुम्हें दक्षिण जाना चाहिए और वहां मेरा संदेश फैलाना चाहिए। तो काशी छोड़ने से पहले वो रोते हैं और एक कविता लिखते हैं, एक लंबी कविता, कि उन्हें ये जगह कितनी याद आएगी। वो ये नहीं कह रहे कि उन्हें शिव की याद आएगी, उन्हें ये शहर याद आएगा। वो एक लंबी कविता लिखते हैं कि कैसे इस शहर से दूर जाने पर उनका दिल दुखेगा और ये कितना अद्भुत शहर है और ये किसी इंसान के परिपक्व होने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं है। कहते हैं कि उस समय हर गली में 10 आत्मज्ञानी मिलते थे। हर गली में अलग अलग तरह का ज्ञान और बोध था। वैसे अब इसकी जगह परंपराएं और दूसरी चीजें ले रही हैं। हम जानते हैं कि इस जगह पर कितना विध्वंस हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक जबरदस्त, ऊर्जा की दृष्टि से जबरदस्त जगह है क्योंकि काशी का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। प्रकाश आस्था को नहीं दर्शाता, प्रकाश स्पष्टता और ज्ञान को दर्शाता है।